तो चलिए अब शुरू करते हैं आज कोशिका। कोशिका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कोशिका को आज पढ़ेंगे एनिमेशन वीडियो और फोटो के माध्यम से। पढ़ते पढ़ते लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चंदन स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोशिका। आपको हम बताएंगे कोशिका के बारे में। इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करेंगे। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की है, कोशिका की संरचना बताइए, कोशिका के प्रकार बताइए, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इन सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे अब आज। तो चलिए, पहला है बाबू कोशिका। कोशिका यानी कि उसकी कहते हैं बाबू सेल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। जीवधारियों के आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। आधारभूत संरचना का मतलब आपको सीधा सीधा समझिए कि सभी जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई क्या है बाबू, कोशिका है। यानी कि जो शरीर है बाबू वो किससे मिलके बना हुआ है, तो संसार के सभी जो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। जिसे मानव का देख लीजिए, मानव में करोड़ों प्रकार की कोशिकाएं होती है, करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। करोड़ों कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है मानव शरीर। यानी कि हर एक जंतु बना हुआ है, समझिए। जैसे ये घर बना हुआ बाबू, घर किससे मिलके बना हुआ है, तो वो ईंट से मिलके बना हुआ है। उसी तरह से मानव का जो शरीर है बाबू वो किससे मिलके बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अब आगे, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिकाओं का अध्ययन मुझे साइटोलॉजी कहते हैं। जब कोशिका के बारे में मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोशिका के बारे में पढ़ना चाहता है, तो आखिर वो कहाँ जाके अध्ययन करेगा, तो उसको बाबू उसको साइटोलॉजी का अध्ययन करना होता है। यानी कि जो कोशिका के बारे में केवल अध्ययन करना चाहता है डॉक्टर, चाहे कोई बालक स्टूडेंट, तो उसको क्या कहते हैं बच्चा, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका अब क्या होती है, ये कैसे आया, कहाँ से आया, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। वो हुक, समझ लीजिए कि हुक से याद रखिए, सबसे पहले उसने हुक से पकड़ा हुआ। कोशिकाएं छोटी हैं, नंगी आंखों से हम देख नहीं सकते, तो माइक्रोस्कोप में जब वो देख रहा था तो उसको देखा कि ये सब क्या है, तो उसको जब पकड़ के निकाला तो उसका नाम कहा कि रख दिया। रॉबर्ट हुक ने इसको क्या नाम दिया बच्चा, कहा कि ये कोशिका है जो प्याज की पतली परत में निकाला था वो। लेकिन क्या है बाबू कि किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जो कोशिका उसने खोज किया था कौन, रॉबर्ट हुक ने। तो कैसी कोशिका थी बाबू, मृत कोशिका थी। अब यहाँ पर 2 पॉइंट है। देखिए, केवल कोशिका बोले, कोशिका का खोज किसने किया, तभी भी हम मारेंगे क्या, रॉबर्ट हुक ही मारेंगे। अच्छा है, मृत कोशिका ही आएगा तभी भी क्या मारेंगे बाबू, रॉबर्ट हुक को ही मारेंगे। जिंदा भी खोज किया था, जिंदा कोशिका किया था, तो जिंदा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, हॉक से याद रखेंगे, हॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। कब बच्चा, 1674 ईस्वी में, सोचिए 9 साल बाद। ठीक, तो जब हॉक से याद रखेंगे, हुक से, तो सर्वप्रथम हुक से, हॉक मतलब वो जीवित कोशिका थी, और हॉक मतलब क्या था, वो मरी हुई कोशिका थी। और सर्वप्रथम कोशिका किसने खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने वो किया था। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमारे कोशिका की संरचना होती है। ये कोशिका की संरचना होती है, अब ऐसे कोशिका होती है हमारे शरीर में, मानव। आगे देखिए अब कोशिका सिद्धांत। जब कोशिका सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब कोशिका सिद्धांत क्या है, ठीक, तो जर्मनी के वनस्पति विज्ञानी थे एम जे स्लाइडेन एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बच्चा स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान 2 नाम रखिए साइड में। तो एम जे स्लाइडेन ने और जर्मनी के ही जंतु विज्ञानी थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। अब कोशिका सिद्धांत दिया तो मतलब क्यों, सिद्धांत का मतलब क्या हो गया,
तो इन्हीं दोनों ने पहले कहा ना कि जो शरीर है, जो मानव या जंतु का जो शरीर है, वो कोशिकाओं से कई बहुत सारी कोशिकाओं से मिल के बना है। इसलिए क्या हो गए, ये वैज्ञानिक हो गए, इसलिए कहा गया कि ये सिद्धांत दिए हैं। ठीक है। और भी बिंदु हैं, वो हम याद करने के लिए बता रहे हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या कहलाता है। सबसे पहले इन्हीं दोनों ने बताया क्या, कि जो जंतु का शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसी को कहा गया कि कोशिका क्या है, सिद्धांत है। और भी सारे इसके उदाहरण थे, टॉपिक थे, पॉइंट थे। देखिए, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है, एकदम रियलिटी है वो। सब किसी भी जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, एक कोशिका से ही होती है। वो विभाजन कर करके पूरा शरीर जो विशाल बनता है, किसी भी शरीर का, किसी भी जंतु का, तो उसकी शुरुआत मुझे कहाँ से होती है, एक कोशिकीय से ही होती है। आगे देखें, प्रत्येक जीव का शरीर ये एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना था। सिंपल बाबू, जो जिनको हम देख सकते हैं उसमें बहुत कोशिकीय होते हैं, आज जिनको हम देख नहीं सकते जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। सिंपल है, अब कुछ नहीं करना है इसमें। सभी कोशिकाएं क्या करती हैं, मिलकर कार्य करती हैं, जिससे क्या बनता है, एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, उसके कोशिका के बीच में वो क्या रहता है, केंद्रक रहता है। मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। मेन हीरो कौन रहता है बच्चा, केंद्रक रहता है, उसके बीच में सारा गुण। चलिए आगे देखते हैं। अब दो तीन को हाईलाइट पे नजर डालते हैं कोशिका से, जहां से क्वेश्चन पूछता रहता है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन है बाबू, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ये वायरस समझिए, जो हम लोग कीटाणु जीवाणु कहते हैं, उसमें समझ लीजिए कि रोग उत्पन्न करता है, यानी कि कोरोना वायरस का फूफा है, समझ लीजिए कि ये पूछा जाता है कि अगर माइकोप्लाज्मा किसी जंतु के चाहे मनुष्य के अंदर चला जाए तो कौन सा बीमारी उत्पन्न कर देगा, तो वो सांस की समस्या उत्पन्न कर देगा। क्यों? क्योंकि बाबू ये खुद सांस नहीं लेता है, बिना सांस ले जिंदा रहता है। अंदर जाएगा तो सांस नहीं लेगा, जिंदा रहेगा। मानव को भी क्या कर देगा, वो सांस लेने नहीं देगा। इसलिए फेफड़ा समस्या रोग किसके जाती है, वो माइकोप्लाज्मा से हो जाएगी। ये कोरोना वायरस का समझिए कि फुफ्फा है यह। सबसे बड़ी कोशिका यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका का बात करा जाए, किसका है बाबू, तो वो शुतुरमुर्ग के अंडा के पास, जो बाबू शुतुरमुर्ग का अंडा है, उसमें जो कोशिकाएं लगी हैं, कोशिकाएं हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका है। अब आ जाता है मानव शरीर में। तो मानव शरीर में आएगी, तो दुनिया का हो गया समझ लीजिए। अब हम मानव के बारे में जानेंगे, तो मानव के बारे में जानेंगे तो बच्चा, अब सबसे छोटी कोशिका कौन है मानव का, तो जो मानव का स्पर्म होता है बच्चा, ये स्पर्म यानी कि शुक्राणु, यानी कि समझ लीजिए कि ये मनुष्य एक बार में 7 ml स्पर्म स्रावित करता है, और उसमें संख्या होती है बच्चा लगभग 20 मिलियन। ठीक है ना, कहीं कहीं बुक में 300 मिलियन भी लिखा हुआ है, तो 20 मिलियन मारिए 60 में। तो जो शुक्राणु की संख्या कितना होती है बच्चा, 20 मिलियन होती है। ठीक है ना। तो यानी कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, यही मानव का जो बाबू स्पर्म है, वो सबसे छोटी होती है। अब मानव सर जब छोटी देख ली है बाबू, तो क्या देखेंगे, बड़ी को भी देखेंगे। तब मानव कोशिका में सबसे बड़ी कौन सी है, तो जो महिला का ओवम होता है बच्चे, जो अंडा निकलता है अंडा से, तो महिला का अंडाणु क्या होती है बाबू, सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव में। उसके अब मानव में सबसे लंबी लंबी कोशिका, तो लंबी क्या है और बड़ी क्या है, तो लंबा बोलेगा ना बच्चा, तो समझिए कि जैसे कि तरकुल का पेड़, तरकुल यानी कि नारियल का जो पेड़ है लंबा होता है। अगर लंबा तरकुल का पेड़ यानी कि जो नारियल का पेड़ होता है, लेकिन बड़ी बोलेगा ना, तो बड़ी तो यानी कि बरगद का पेड़, मान लीजिए बरगद का पेड़। तो उसी तरह से वो बड़ी कोशिका कौन है, अंडाणु है, यानी कि महिला का ओवम होता है, ओवम, वो सबसे बड़ी कोशिका होती हैं। और जो सबसे लंबी कोशिका है, जो मनुष्य का यानी मेल या फीमेल, मनुष्य में बाबू जो माइंड में नसें लगी हुई हैं, माइंड में नस लगा हुआ है, उसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं, यानी कि न्यूरॉन सेल कहते हैं। देखिए कितनी बड़ी होती है, समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर में। बड़ी नहीं बच्चे, क्या होती है, लंबी कोशिका होती है, लंबी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू।
यहाँ पर देखिए जंतु कोशिका के बारे में देखा, देखिए बीच में केंद्रक है, इधर सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया है, सब गोल्गी बॉडी सारा काम ये हमारा क्या है, वो जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका हमारा इस तरह से रहती है। आप लोग चित्र बना लीजिएगा और इसको कंट्रास्ट करके रखिएगा, ठीक है। ये जंतु कोशिका है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब केंद्रक हमारा बीच में आ गया। ये हमारा राइबोसोम है बच्चा। राइबोसोम में दो प्रकार के होते हैं राइबोसोम। पहला है बाबू राइबोसोम, सॉरी दो प्रकार का है राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको ई आर से लिखते हैं शॉर्ट में, ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है बच्चा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है बच्चा यस यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दोनों में क्या डिफरेंट है? रफ वाला क्या करता है बाबू ना, रफ वाला क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए जो खुरदरी खुरदरी जो खुरदरा दिख रहा है ना, उस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरा रहता है। तो खुरदरा वाला क्या करता है, जो रफ वाला क्या करता है, यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण कैसे करता है, आप लोग को पता है? प्रोटीन का निर्माण तो करता है राइबोसोम। इसी रफ खुरदरा में बाबू जो है डाट डाट आप लोग को दिख रहा है, यही क्या है, जो डाट डाट दिख रहा है वही वही वो हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम। तो वो क्या करता है बच्चा, वही प्रोटीन का निर्माण करता है। एक्चुअल में जो प्रोटीन का निर्माण करता है वो राइबोसोम ही है, लेकिन वो कहाँ रहता है, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या क्या कहते हैं बच्चा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उसके बाद बच्चा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जो स्मूथ है, स्मूथ जो ये मुलायम रहता है, चिकना रहता है, स्मूथ मतलब चिकना, तो इसका काम क्या है? तो ये जो स्मूथ वाला है, ये वसा का निर्माण करता है बच्चा। वसा, वसा मतलब जो चर्बिया बनता है, तो उसका निर्माण कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आज जो कोशिका के बाहर बाहर वो कुछ ना कुछ झिल्ली में रहेगा, थैला में रहेगा। जैसे जाते हैं मार्केट हम लोग, आलू भंटा प्याज पुल्ले को थैला में रख लेते हैं, तो उस कोशिका झिल्ली कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? उस जो झिल्लियाँ बाहरवा बाहरवा उसका पैक है इसमें, उसमें देख रहे हैं आलू भंटा की तरह भी सब हैं, तो वो सब क्या कहते हैं, उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग हिंदी में अंतःप्रदव्य जालिका भी कहते हैं। हिंदी में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा, प्रदव्य जालिका। जो जो कोशिका के अंदर जो इसमें जल भरा रहता है, जल नहीं रहेगा तो ये अपने में ही सब लड़ जाएंगे ना, लड़ जाएंगे, लड़ के मर जाएंगे, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसमें जल भरा रहता है बाबू, तो जल भरा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा तारक काय, तारक काय को हम लोग, ये हिंदी है, इसको इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। इसको अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार शार्ट में बता दे रहे हैं यहाँ पर। कोशिका विभाजन काम कौन करता है बच्चिया, सेंट्रोसोम करता है। अब सेंट्रोसोम कैसे करता है, कोशिका विभाजन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा हाथ है, कट गया, कट गया, तो कट गया तो घाव बन जाएगा। तब मान लीजिए 50 कोशिकाएं नष्ट हो गई, तो नष्ट हो गई तो ठीक कैसे होता है, जब अगल बगल से 50 कोशिकाएं नष्ट हुई हैं, 50 को बना देगा, तो क्या होता है, हमारा घाव सही हो जाता है। तो उस वो कौन बनाता है, वो तो बनाता है मुझे यही तारक का, यानी कि सेंट्रोसोम बनाता है। यह कैसा रहता है, बंडल की तरह रहता है। उसके बाद आएंगे मुझे लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या करता है बाबू, कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तारक का है, राइबोसोम है, ये सब है, अगर ये मर जाएगा, मान लीजिए कि इसका जीवन काल है, कहीं ना कहीं जाके बीमार होकर मर जाएगा, तो इसी कोशिका में घूमता रहेगा। तो जब अपशिष्ट पदार्थ कोई मर जाएगा तो प्रदूषण फैलाएगा ना, डिस्टर्ब करेगा। तो लाइसोसोम क्या करेगा बाबू, कि इसको पकड़ के खा लेता है, तुरंत साफ कर देता है, ठीक, लाइसोसोम। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब माइट्रोकांड्रिया है, माइट्रोकांड्रिया ये सब क्या है बाबू, माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया आप लोग को पता है, इसे क्या कहते हैं बाबू, पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहते हैं। इसमें जब ऑक्सीजन जाता है
तो देखिए, हाँ, एक और आंतरिक दीवारों जो यहाँ लुक्का दिख रहा है, एक आंतरिक दीवार 2 को झिल्ली लगा रहता है, तो आंतरिक दीवारों को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। जब ऑक्सीजन जाता है तो इसी में चक्र चलता है, तो यहीं में क्रिप्स चक्र चलता है, तो यहाँ से क्या निकलता है बच्चे, इसी से एनर्जी निकलता है, यानी ग्लूकोज बनता है, जो शरीर को एनर्जी देता है, एनर्जी माने ऊर्जा, ऊर्जा देता है। इसलिए पावर हाउस किसे कहते हैं? मनुष्य का पावर हाउस या कोशिका का पावर हाउस कौन है बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चे क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं या ऊर्जा गृह कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लास्ट में बच्चे गाल्जी काय उपकरण। अब गाल्जी काय क्या है? जैसे देखिए ध्यान से, ये क्या करता है बाबू ना, ये परिवहन करता है, पूरा शरीर में क्या करता है, ये काम क्या है? परिवहन, ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई कोई बालक दौड़ रहा है, रोड पे दौड़ रहा है, तो उसको एनर्जी कहाँ चाहिए? पैर में चाहिए, पैर, क्योंकि पैर ही दौड़ रहा है। तो दौड़ रहा है तो बाबू पूरा कौन, उस पूरा शरीर का एनर्जी ट्रांसफर कौन करता है? यही गोल्जी का ट्रांसफर करता है। कहाँ बाबू? पैर में। मान लीजिए कोई गा रहा है, गाना गा रहा है, या बोल रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, तो पूरा एनर्जी कहाँ चाहिए उसको? मुंह को चाहिए, मुख को, तो मुंह को चाहिए, जीभ को चाहिए, होठ को चाहिए, तो पूरा एनर्जी ट्रांसफर शरीर के कहाँ करेगा? वो ट्रांसफर करेगा होठ के पास, यानी कि मुंह के पास करेगा। ठीक। मान लीजिए कोई दौड़ रहा है, गाना गा रहा है, तो जल्दी जल्दी एनर्जी खत्म होगा, वो कोई नहीं कर पाएगा। समझ लीजिए कि जल्दी किसी को दौड़ाइए और गाना गवाइए, देखिए नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बाबू दोनों जगह पे एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये शार्ट में बाबू समझाए हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको डिटेल से। आगे देखिए, अब कोशिका, यहाँ पादप कोशिका, मतलब पादप मतलब वो जो पौधों में कोशिका अलग होती है, चरखुंटा रहता है पादप में। आज जो जंतु जैसे कि जानवर है, गाय भैंस बिल्ली बकरा आदमी मनुष्य हाथी, उसमें कोशिकाएं कैसी होती हैं बाबू? राउंड होती हैं, गोल होता है, गोल होता है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट है। देखिए केंद्र बहुत सारे। अब इसमें डिफरेंट क्या है? सबसे मेन जो डिफरेंट माना जाता है पादप में और कोशिका में, यहाँ पर बाबू ना इस कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति मतलब सेल वाल। जो पादप कोशिका है ना, जो जंतु कोशिका, उसमें केवल क्या पाया जाता है बच्चा? झिल्ली पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। लेकिन एकरा के अतिरिक्त एगो और झिल्ली, दूगो झिल्ली रहता है, उसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाएगा बच्चा? पादप में। कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पाया जाए वो कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। सेम सेम रहता है दोनों में, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, जो कोशिका भित्ति को हम लोग याद करेंगे। ठीक है ना, आगे अभी डिटेल से पढ़ना है इसको। चलिए देखते हैं आगे बाबू। देखिए आ ही गया, कोशिका झिल्ली यानी कि जंतु वाला का बात कर रहा है यार। कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के अंदर घिरे रहते हैं, मतलब बंद रहते हैं, सीधी बात। उसके पीछे आगे, इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं बच्चे? कोशिका झिल्ली कहते हैं। जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कौन? कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाया जाता है, लेकिन क्या एक्स्ट्रा है? वो कारण में कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है बच्चा? पौधों वाला में। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए, यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। जो कोशिका झिल्ली है बच्चिया, ये ना कोई ना फट से ना आके चल जी कोशिका के अंदर। ठीक है ना, वो निर्धारित करेगा कौन? ये कोशिका झिल्ली निर्धारित करेगी किसको अंदर आना है, किसको नहीं जान देना है। आया समझ बाबू? उसके बाद कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम रहता है। अर्ध पारगम यानी कि अर्ध पार, अब एक मतलब क्या है अर्ध पारगम्य का? मतलब कि जो आवश्यक पदार्थ रहेगा उसको अंदर तो आने देता है, सब कोई ना आ जाएगा अंदर, अंदर तो आने देता है लेकिन बाहर नहीं जाने देगा। समझ लीजिए, जो आवश्यक पदार्थ है उसको अंदर तो आने देगा लेकिन बाहर नहीं जाने देगा। इस ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं बच्चा? पारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण, मतलब निर्धारण करेगा किसको आना है और किसको नहीं आना है। अब कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ लेते हैं बाबू। तो कोशिका भित्ति बताया ना कहाँ होता है? पौधों यानी कि पादप जो कोशिका है उसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। यह केवल पादप में पाई जाती है। ये बना किसका रहता है बच्चिया?
ये सेल्यूलोज का बना होता है। जबकि देखिए पादप वाला जो कोशिका भित्ति है किसका बना रहता है बच्चा? सेल्यूलोज का बना रहता है। लेकिन जो मानव जंतु वाला है वो किसका बना रहता है बच्चा? प्रोटीन का बना रहता है, प्रोटीन का बना होता है। समझ लीजिए कि कोशिका झिल्ली किसका बनता है? वो प्रोटीन का बना रहता है। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाने में सहायक है। निश्चित आकार मतलब चरकुंठा रहेगा तो निश्चित फिक्स है, ऐसा आकार बना के रखेगा। कौन बनाएगा बच्चा? कोशिका भित्ति। यह पेड़ों को कठोरता ही प्रदान करता है। पेड़ देखे छालो करना, छालवा जो रहता है वो क्या रहता है? सेल्यूलोज का बना रहता है। तो वो क्या करता है? पेड़ों को कठोर प्रदान करता है। मानव का शरीर छू के देखा ना, नरम रहता है, मुलायम रहता है, क्योंकि उसका एक ही कवर लगा हुआ है। अब पेड़ पौधों में क्या है बाबू कि डबल कवर लगा हुआ है। और भी इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पर अंतर कर रहते हैं। जैसे जंतु में लिपिड और प्रोटीन का कोशिका भित्ति बना होता है, यहाँ पर लिखा भी है, समझ लीजिए। आगे देखते हैं तो वही पादप में क्या होता है बच्चा? पादप किसका बनता है? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का बनता है। सेल्यूलोज का बना रहता है। दुनिया में सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ रहता है बच्चा? यही सेल्यूलोज में रहता है, सेल्यूलोज में उपस्थित रहता है। इसको आगे डिटेल से बताएंगे, मौका मिलेगा तो। इसमें जीवाणु क्या है बाबू? जीवाणु पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन यानी कि जीवाणुओं में जो कवर बना रहता है बाबू, कवर मतलब कोशिका झिल्ली बना रहता है, वो किसका बना रहता है? पेप्टिडोग्लाइकन। जो कवक, कवक आप लोग सुने हैं? कवक कितना ही जो कवक किसे कहते हैं? जो ना रोटियां छोड़ रख देंगे ना बसी एक दो दिन बाद तो वाइट वाइट नहीं लग जाता, वो सब क्या है? कवक है। तो उसमें जो कोशिका झिल्ली रहता है वो किसका बना रहता है बच्चा? काइटिन का बना रहता है, काइटिन का बना होता है। इसको नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह। चलिए अब आगे देख। अब केंद्र, केंद्रक जो है बीचवा में रहता है, ओकरा के देखिए इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर काला से, तो उसको क्या कहते हैं बच्चा? केंद्रक कहते हैं। अब कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, सीधी बात है। यह पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कम से कम लिखिए, आखिर केंद्रक के बारे में आएगा 5-6 लाइन लिखने के लिए, तो लिखना कहाँ से है? यहीं से हमको कम से कम 4-5 लाइन आना चाहिए। टैलेंट है आप, 10 लाइन लिखिए, ठीक है ना? तो जानेंगे तभी तो लिखेंगे। इसी तरह से पढ़ना है, कोई 30 मार खा नहीं होता है, समझ लीजिए। अब कैसे पढ़ना है? कोई भी टॉपिक आ जाए उसके बारे में 4-5 लाइन लिख दीजिए, इतना कम से कम तो पढ़िए, उतना बहुत है। आगे देखिए, यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है भैया है। अंग प्रमुख तो है ही है, कोशिका का माइंड भी कहते हैं उसको, तो अंग है। क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। प्रबंधक कैसे बताया? कौन अंदर आएगा बाहर जाएगा, ठीक है ना? यही है, दिमाग कहते हैं, माइंड कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। बात आया समझ बाबू? इसकी खोज सर्वप्रथम 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया। वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इसी में डीएनए और आरएनए के गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप लोगों को पता ही है डीएनए आरएनए? नहीं तो इसका अलग टॉपिक है, उसको हम अलग से समझाएंगे, ठीक है ना? डीएनए आरएनए इसी में पाया जाता है। किसमें बाबू? इसी केंद्र के अंदर। इसमें डीएनए और आरएनए गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 70 से 80% प्रोटीन, 10% डीएनए, 2-3% आरएनए तथा 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। लिपिड, लिपिड मतलब चिपचिपा पदार्थ, ठीक है ना? ये सब पाए जाते हैं इसमें। चलिए आगे देखिए। अब कोशिका केंद्र के बाद क्या पढ़ेंगे बाबू? अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्या होता है इसके देखिए, एक आकृति यहाँ पर दिया गया है। चलिए देखिए, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। आंतरिक कोशिका के अंदर क्या करता है बच्चे? आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसकी खोज केथ पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड एंड अर्नेस्ट फुलम ने की थी। यह 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की बच्चा, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या उसे शार्ट में SER कहते हैं। यह कोशिका में क्या करता है? यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, मेन याद रखिए, वसा, वसा मतलब चर्बी, तो चर्बी बनाने में क्या करता है बच्चा? सहायता करता है। कौन बनाता है बच्चा? ये वाला बनाता है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। दूसर का भी है वो
खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER RER खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहर झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। आप लोग को बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो ऊपर ही छोटे छोटे जो कण लगे हुए हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अब इसको हम लोग कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही बाबू क्या करता है कि प्रोटीन का नहीं, ये राइबोसोम यानी कि प्रोटीन इसी जो यहाँ पर खुरदरा लगा हुआ है इसको राइबोसोम, यहीं पर राइबोसोम लगे हुए हैं। अब यही क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन कौन बनाता है शरीर में? मानव के शरीर में तो राइबोसोम बनाता है वो। और वो कहाँ रहता है? तो वो रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। चलिए अब राइबोसोम के बारे में इम्पोर्टेंट और देखते हैं अब ध्यान से। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिए। यह जो राइबोसोम यानी कि जो राइबोसोम है पौधों में भी पाया जाएगा, जंतुओं में पाया जाएगा। नहीं पाएगा तो प्रोटीन कौन बनाएगा? प्रोटीन नहीं बनेगा तो शरीर का विकास नहीं होगा। तो इसलिए प्रोटीन का रहना बहुत जरूरी है। इसकी खोज जॉर्ज ई प्लाडे ने की थी। राइबोसोम का खोज किसने किया? वो जॉर्ज ई प्लाडे ने की थी। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। यह कोशिका का क्या है बाबू? जो राइबोसोम है सबसे छोटा अंग है। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम अम्ल वो प्रोटीन की बनी होती है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? बच्चा राइबोसोम है। इसका मुख्य काम प्रोटीन का बनाना, देखिए संश्लेषण लिख रहा है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना है। राइबोसोम का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन का। चलिए अब आगे देखते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया अगला है बाबू टॉपिक, जो कोशिका के बारे में आप लोग को बता रहे थे। तो आगे क्या पढ़ना है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर के द्वारा की गई थी। तो ये कहाँ खोज किया? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ खोजा? कीटों की रेखित पेशियों में। कीट पकड़ा, कीट फतिंग, और ओकरा के जब अध्ययन किया तो देखा इसमें क्या है, कोई अंग छोटा सा पदार्थ है। जब उसको अध्ययन किया तो वो पता पाया कि ये क्या कर रहा है, ये कीटों को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इसी से क्या कर रहे हैं? वो सब उड़ रहे हैं, चल रहे हैं सब। तब उन्होंने क्या किया? उसका नाम रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद 1990 में अल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया। लगभग 10 साल बाद 1890 में अल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी यानी कि प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को बताया कि हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। और इसका नाम रखा बच्चा बायोब्लास्ट रखा, और इसका नाम रखा बायोब्लास्ट रखा। उसके बाद 1998 यानी कि 8 साल बाद सी बेंडा ने, एक और वैज्ञानिक है बाबू, उनका नाम था बच्चा सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। ठीक है ना? 1890 में बायोब्लास्ट रखा अल्टमैन ने, और फिर 8 साल बाद सी बेंडा ने आए और उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब कोशिका यह कोशिका द्रव्य पाए जाने वाली गोलाकार, यह कोशिका द्रव्य में, कोशिका आप लोग को बताएं जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य है तो उसी में क्या पाई जाती है? कोशिका द्रव्य पाए जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचना होती है, अथवा सूत्राकार रचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इसमें दोहरी झिल्ली, देखिए ध्यान से, कोई अंदरवा झिल्ली है, बाहरी झिल्ली है, और ये एक आंतरिक झिल्ली है। दो झिल्ली से घिरी हुई है, घिरी हुई होती है। इन तथा इन उभारों को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जो आंतरिक दीवारें आप लोगों को दिख रही है ना, उसको हम क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। ठीक। बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं बच्चा? मेम्ब्रेन कहते हैं। चलिए आगे देखिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा क्वेश्चन बनता है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी पावर हाउस कहते हैं। कोशिका जो है बाबू पूरा, उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? वही माइटोकॉन्ड्रिया देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जब बना देगा
तो उसको पूरा शरीर में ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए क्या कहते हैं वो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक। उसके क्योंकि यहाँ पर लिख भी रहा है क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका शोषण से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी एटीपी मतलब ना 38 गो एटीपी, जैसे कि नापा जाता है कि एक माप है कि आखिर एनर्जी को कैसे मापेंगे। जैसे देखिए यहाँ से दूध कैसे नापते हैं लीटर में, चावल कैसे नापते हैं किलो में, दूरी नापते हैं बाबू मीटर में, किलोमीटर में। तो वैसे ही जो एनर्जी को नापता है तो उसको नापता है बच्चा एटीपी में, एड्रीनो ट्राईफास्फेट। ठीक है, फुल फॉर्म है एटीपी का एड्रीनो ट्राईफास्फेट। वो कितना नापता है तो 38 गो एटीपी रहेगा ना, 38 गो एटीपी बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, एक ग्लूकोज का, कि एक ग्लूकोज बन गया। मतलब एनर्जी, एनर्जी कहाँ से मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है। तो 38 एटीपी बराबर क्या होता है बच्चा, एक ग्लूकोज होता है। तो उसको नापता है एटीपी में। आगे थे कार्य क्या है इसका, कोशिका के भीतर श्वसन, जो कोशिका के अंदर श्वसन होती है वो एटीपी का निर्माण करता है। अब तुम लोग श्वसन आप लोग जानते हैं, श्वसन सोचते हैं कि आप लोग जानते हैं कि श्वसन कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है ना बच्चिया। जब श्वसन को हम पढ़ाएंगे तो डिटेल से बताएंगे, ये बाह्य श्वसन है। असली श्वसन क्रिया कहाँ जाकर पूरी होती है, इसी इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर पूरी होती है श्वसन क्रिया। ठीक है ना। तो मेन श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी आप लोगों को पता भी होगा, शायद जिनको नहीं पता होगा तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जस्ट श्वसन को पढ़ाएंगे तो डिटेल से बताएंगे कहाँ पर कैसे होता है। आगे देखिए, अब आगे बाबू अगला टॉपिक है कोशिकांग का, अगला है अंग लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे बाबू। देखिए लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डे डूब ने की थी, क्रिश्चियन डे डूब ने की थी। यह कोशिका के अंदर पाचन कार्य करता है। अभी आप लोग को बताएं मुझे, कोशिका है, अब यहाँ पर लाइसोसोम है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गल जो भी है, एक वो समझिए, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, मर के मैं घूमेगा कोशिका के अंदर तो वो प्रदूषण फैलाएगा ना, मर गया तो प्रदूषण करेगा। तो कोई ना कोई खत्म करके हटाने वाला चाहिए, तो वही लाइसोसोम क्या करता है, इसको खोज क्रिश्चियन डे डू ने की थी। यह यह क्या है बाबू, यह कोशिका के अंदर पाचन कार्य करता है। आप लोग को बताएं बाबू कि क्या करता है लाइसोसोम, कोई मर गया है तो उसको पकड़ के खा लेता है, तो पाचन कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर जल का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। बताए हैं अभी बाबू कि जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी जो भी हैं, अगर काम ना करेंगे, मर गए हैं, तो लाइसोसोम क्या करेगा, टप से पकड़ के मुझे खा जाएगा, खत्म कर नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाती है। मान लीजिए कोशिका पूरा का पूरा मर गया समय का, काम नहीं करेगा तो ये फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या का थैली भी कहते हैं, यानी सुसाइड भी कहते हैं। किसको बचिया, देखिए जब पूरा कोशिका है उसमें लाइसोसोम है, लाइसोसोम अगर ये फट जाएगा ना वो तो पूरा कोशिका खत्म कर देगा, पूरा जीवन तमाम कुचैना कर देगा। इसलिए बाबू ये करा क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कोई बालक है, केहू के तुम मरला एक बार मार दे हुमच के, तो एक बार मार दे देखना वहां पर काला काला हो जाएगा। जब हुमच के मारेंगे तो काला काला हो जाएगा, क्यों, वहां की कोशिकाएं मर गई हैं। ठीक है ना, वहां की कोशिकाएं मर गई हैं। अब मर गई हैं तब कैसे सही होगा, 10 दिन 20 दिन बाद क्या करेंगे, उधर उधर कोशिकाएं सब लेकर जाएंगे। तो क्या होता है वो, तो मर जाती है। तो कैसे मर जाती है, वही लाइसोसोम फट जाएगा ना, तुरंत कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, सब कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। तो यही काम होता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे बाबू गाल्जी काय को। गाल्जी काय, इनकी खोज 1898 में कैमिलो गॉल्जी ने की थी। ठीक, यह क्या करता है वो, यह पदार्थ का परिवहन करता है। बताए तो है गॉल्जी का क्या करेगा, परिवहन, ट्रांसपोर्ट करता है, पदार्थ का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। देखिए यहाँ पर गॉल्जी बॉडी दिया गया है यहाँ पर। ठीक है ना, हर एक कोशिका में गॉल्जी बॉडी रहता है, उपस्थित रहता है। चलिए आगे, अब आगे देखिए तारक काय।
तारक काय को सेंट्रोसोम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जबरदस्त है जी। यह केवल क्या कहाँ पाया जाएगा बाबू? जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी रचना कैसी होती है? बेलन जैसी रचना है। यह केंद्र के पास मौजूद रहती है। केंद्रक का पास रहेगा, समझ देखो, केंद्रक का पास एकदम हीरो नियर केंद्रक का पास रहेगा। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन क्या होता है आप लोग को बताएं बाबू? कोशिका जैसे हमारा ये हाथ है, कहीं पे कट गया, 50 कोशिकाएं नष्ट हो गई, तो नष्ट हो गई तो 50 को बनेगा तभी सही होगा। तो ये सेंट्रोसोम क्या करता है वो कि यहाँ पर क्या करेगा, कोशिकाएं बना बना के 10 दिन 5 दिन 20 दिन जितना टाइम रहेगा, कोशिका जब 50 को नष्ट हुई है तो बना देगा। तो क्या हो जाएगा, हाथ हमारा सही हो जाएगा, घाव भर जाएगा। इसका मतलब क्या है, कोशिका उतना पूर्ति हो गई है। तो बनाने में कौन हीरो है? यही सेंट्रोसोम चाहे तारक काय कहते हैं, यही मदद करता है। ठीक। आगे है रसधानी। अब रसधानी क्या है? यह निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ था, जो नहीं दिख रहा है आप लोगों को। राजधानी यहाँ पर व्हीकल्स कहते हैं, व्हीकल्स, रिक्तियां राजधानी, ठीक है ना। रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक। रसधानी जंतुओं में छोटी होती हैं तथा पादपों में बड़ी होती हैं। जबरदस्त है। जो जानवर वाला है बाबू, जो हम लोगों में है, रसधानी में कहाँ उतना जल का आवश्यकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग में क्या रहता है, वो छोटा रहता है। पेड़ पौधों में क्या रहती है, सब बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक। चलिए आगे देखिए आप। कोशिका। कोशिका में देखेंगे अब लवक, प्लास्टिड। अब लवक कई प्रकार के होते हैं बाबू। यह पादप कोशिका में, मनुष्य में, जंतु में नहीं पाया जाता है सब। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है बच्चिया हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, अवर्णित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। ये 3 प्रकार। तो पहले पढ़ेंगे बच्चिया हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब हरा जहाँ रहेगा किसका निर्माण, भोजन का निर्माण करेगा। आप लोग को पता ही है। यह भोजन का निर्माण करता है। पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक गहरे रंग का पर्णहज पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं। आप लोग को पता है बाबू, पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन क्लोरोफिल के कारण बनता है, वो प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण मतलब कि उसको जल दे दीजिए, ताप दे दीजिए, तो अपना भोजन क्या बना लेगा, तुरंत अपना भोजन वो बना लेगा। ठीक है। आगे देखिए अब अगला इसका है, अगला है बाबू अवर्णित लवक। अवर्णित लवक, अब ये सब क्या है? यह रंगहीन लवक है, मतलब दिखेगा नहीं, कोई रंग नहीं है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। ये पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ वो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो सूर्य का प्रकाश तो ऊपर रहेगा, जितना तक पहुंच जाएगा। तो कहाँ नहीं पहुंचेगा, जैसे कि जड़ है, भूमिगत यानी कि जमीन के अंदर जो तना है उसमें ही पाया जाता है, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है। यह भोज्य पदार्थों क्या है बाबू, संग्रह करने वाला लवक है। उसके बाद आता है वो वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। ये क्या है वो, यह रंगीन लवक है। रंगीन मतलब दिखेगा रंगीन है। रंगीन लवक है। यह लवक रंग प्रदान करता है, जैसे आप लोग पता है पुष्प, देखियो लाल पीयर हरियर ना पुष्प। तो ये सब क्या है, ये इसी के कारण होता है, वर्णिक लवक के कारण होता है। ना रही तो गुलाब लाल ना हो, ये सही दूसरे रंग का हो जाए। उसके बाद बीज, बीज तो वर्णित वर्णित लवक है। अब देखिए तो टमाटर का रंग लाल का इसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। ये वर्णित लवक का नाम है, वर्णित लवक का नाम। गाजर का रंग कैसे होता है, किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। और चुकंदर का रंग कैसे किसके कारण होता है? तो विटामिन
विटामिन ना, विटामिन, ठीक है ना। उसके कारण उसका चुकंदर का रंग लाल गुलाबी होता है। आगे देखिए अब कोशिका। तो कोशिका कहाँ है बाबू? कोशिका तो ये देखिए ध्यान से, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप में नहीं। कौन है ये? क्या है बाबू? सिलिया है हमारा, सिलिया है। आई कहाँ है बाबू? हमारा फ्लेजिला है, फ्लेजिला, ठीक है ना। फ्लेजिया है जो दिख रहा है, ये तो युगलिना है क्या बाबू? हमारा सिलिया है, ठीक। आगे देखते हैं बाबू। अब देखिए, अब अब बोलेगा कि क्या क्या है, जब क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसको अगर आप लोग क्लियर कर लेंगे तो ढेर क्वेश्चन बन जाता है। माने कि जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर बताइए। तो लिखिए, ध्यान से समझिए। लिखेंगे जंतु कोशिका क्या होती है बाबू? आकार गोलाकार होता है। पादप कोशिका बच्चा कैसा होता है? चरकोनाकार होता है, चरकोना होता है, चारकोना चौकोर होता है, ठीक है। अंतर जब हम लिखेंगे तो इसमें क्या होता है? वो सिलिया होता है, मैंने बाल टाइप का लगे होते हैं। और जंतु कोशिका में प्लेजिला होता है, प्लेजिला, ठीक। इसमें क्या होता है? वो पादप कोशिका में ये कोशिका भित्ति लवक पाए जाते हैं, लवक और कोशिका भित्ति अलग अलग है, यानी गोलाकार है नहीं हो सकता है, चौकोर है ये तो नहीं हो सकता, सिले इसमें तो इसमें नहीं हो सकता है, प्लेजिला इसमें तो इसमें नहीं हो सकता, लवक इसमें तो इसमें नहीं हो सकता है। केंद्रक मुझे दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, झिल्ली बताए ना कि जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में झिल्ली पाया जाता है। माइट्रोकांडिया इसमें भी पादप में पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है और पादप कोशिका में। राइबोसोम, राइबोसोम जंतु कोशिका में भी पादप कोशिका में भी। गाल्जी बॉडी जंतु कोशिका में भी पादप कोशिका में भी। उसके बाद रसधानी जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में। तारक काय सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इतना कॉमन है बाबू। और ये इसको नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट है ये, इसका स्पेशल है, ये इसका स्पेशल है, यही डिफरेंट करता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अलग कर। यहाँ पर देखिए दे भी दिया है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है? कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक जो तन में छोटी कोशिकाएं हैं उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जो तन में बड़ी कोशिकाएं हैं जैसे मानव का, जानवरों का जो कोशिकाएं पाई जाती हैं थोड़ा सा बड़ी होती हैं, इसलिए उसको हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। और जो वायरस है, कीटाणु है, जीवाणु है, उसमें जो कोशिका पाई जाती हैं उन लोगों को कहा गया कि तुम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका में रहोगे, ठीक है ना। तो उनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? छोटी रहती हैं, इसलिए उन लोगों को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जिनकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक कहते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक यह कोशिकाएं अर्ध विकसित होती है, मतलब पूरा विकास नहीं रहेगा, केंद्रक रहेगा तो माइटोकांड्रिया नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ गायब रहेगा। अब आज जो यूकैरियोटिक है पूर्ण विकसित, जैसे माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, इसमें सब उपस्थित रहेगा, केंद्रक सब कुछ उपस्थित रहता है, तो उसको हम लोग विकसित कहते हैं। आज जिसमें कुछ कमी रहेगा उसको क्या कहते हैं बच्चा? विकसित नहीं, यानी अर्ध विकसित कहते हैं। इसमें केंद्रक भी अविकसित, देखिए लिख भी रहा है, इसमें केंद्रक क्या रहता है? वो अविकसित रहता है, मतलब पूर्णतः बड़ा नहीं रहता है। इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित रहता है, उसके पास हर एक क्वालिटी रहती है। राइबोसोम, राइबोसोम आप लोग को पढ़ाए हैं, राइबोसोम क्या निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक में छोटा रहता है इसलिए उसको हम 70S कहते हैं, 70S के नाम से जानते हैं। मतलब समझिए कि ये छोटा राइबोसोम है, प्रोटीन का कम निर्माण करेगा। राइबोसोम बच्चा 80S, तो समझ जाए कि ये क्या करता है? बड़ी कोशिकाएं हैं, तो इसलिए प्रोटीन बनाने वाला बड़ा चाहिए, 80S प्रकार का होता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, कहीं कोशिका में तक का विभाजन करे, जब 10-20 को नष्ट होंगे तब ना कोशिका विभाजन करेगा। तो ये कहीं रहता है, तो इसमें क्या होता है? वो कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें कोशिका विभाजन होता है। इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है, श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। यहाँ पर श्वसन तंत्र माइट्रोकांड्रिया में होता है, समझ लीजिए कहाँ होता है? क्या माइट्रोकांड्रिया में होता है। उदाहरण के लिए प्रोकैरियोटिक का जीव बताइए ना बाबू, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये किस में आते हैं? ये प्रोकैरियोटिक में आते हैं। यूकैरियोटिक में कौन है बाबू? पौधा और जीव, हाथी, भैंस, आदमी, औरत, ये सब जितना दिख रहे हैं बाबू, जितना हम जानवरों को देख सकते हैं
उसमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर भी दिया है प्रोकैरियोटिक सेल्स, सिंगल सेल है यहाँ पर, एक गो सेल है। देखिए प्रोकैरियोटिक का है, हमारा यूकैरियोटिक का देख रहे हो कितना है, सब है, सब तमाम है सब। तो उसको क्या कहते हैं बच्चे? इसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं बच्चे? प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। दोनों का चित्र बना के रखना तुम लोग कॉपी में फेयर पर, ठीक। अब आ गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखिए ध्यान से, आप लोग यहाँ पर हम पढ़ दे रहे हैं, ठीक है ना? अपने से देना ईमानदारी से, और मिलाना सही है गलत है। कोशिका सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, तो कोशिका का बच्चे क्या कहते हैं? उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। आप लोग अध्ययन कर लीजिए, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक की खोज की थी 1965 में? रॉबर्ट हुक ने। कौन से वैज्ञानिक सबसे बड़ी कोशिका क्या थे? तमोर्काना, ठीक है ना? आप लोग इसका अध्ययन करिए। और एक यहाँ पर है, 3-4 गो क्वेश्चन यहाँ पर है। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाला वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो आप लोग को पता ही है, स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है? कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है, तब कौन सा है बाबू? जो प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति सभी जंतुओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना? प्रत्येक कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका सेलुलोज की शायद बनी होती है, ठीक है ना? तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर थोड़ा सा भी आप लोग को समझ में आया है तो कृपया सपोर्ट करिए, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर आप लोग किसी टॉपिक को जल्दी पढ़ना है तो उसको कमेंट करिए, उसको हम पहले पढ़ा देंगे, ठीक है ना? जय हिंद। यदि आप लोग कोई टॉपिक को पहले पढ़ना है तो उसको कमेंट करिए, उसको हम पहले पढ़ा देंगे। और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।